हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था वीडियो का। ये अगला वीडियो, इससे मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है इस सीरीज़ में। तो ये दूसरा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन MCQs के होंगे, उसको हम लगाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो गाइस बताना आपका इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर BN राव, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था। हालांकि देखिए, इनसे पहले, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और उनमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अध्यक्ष जो अस्थायी थे, कौन थे, अस्थायी थे, उसको बनाया गया था। वो कौन थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को फिर अगली बैठक होती है, और उसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो अस्थाई बनाया जाता है। ठीक है, और वो उस पोस्ट पे कौन होते हैं, बनते हैं, तो वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो ये अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि इनसे पहले जो बनाए गए थे अध्यक्ष संविधान सभा का, वो कौन थे, वो अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि सभी नेताओं से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो क्या चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रवादी का द्योतक है। मतलब कह रहे हैं कि स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है, मतलब स्वतंत्रवाद से मतलब क्या है। ठीक ना, क्या उसका आशय है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, उसका ऑप्शन में दिया गया है। उसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है स्वतः उदारीकरण, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रवृत्ति तथा वर्ता। ऑप्शन सी है सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन डी है धार्मिक रूढ़िवादिता। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या क्या, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक ना, किसमें, स्वतंत्रवाद में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए है लोकतांत्रिक न्याय, बी है सामाजिक न्याय, सी है आर्थिक न्याय, डी है राजनीतिक न्याय। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी आपको लोकतांत्रिक न्याय लिखा शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा, आपको मिलेगा सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और राजनैतिक न्याय। ठीक है, जो जो न्याय की बात आती है तो उसमें ये तीन ही शब्द मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक ना, तो इसमें, ठीक है गाइज, आप इतना समझ गए हैं कि सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा और आर्थिक न्याय होगा, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात कहीं नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान के अंतर्गत कहाँ देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शंस हैं, ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 1 में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना जो संविधान का है, ठीक है, उसमें लगभग लोकतांत्रिक जो मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से उसमें संजोया गया है। उसमें भारतीय लोकतंत्र का आदर्श अच्छे से दिखता है। ठीक है, प्रस्तावना ही लगभग क्या है, पूरे संविधान का निचोड़ है। ठीक है, तो गाइस यहीं पे क्या होता है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख पाते हैं प्रस्तावना में ही। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, इसके लिए 2-3 केस हुए थे, लेकिन फिर बाद में मान लिया गया क्या, संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। जिसका ऑप्शन है, ए एक
एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी है एक गणराज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने संविधान के प्रस्तावना को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना में लिखा गया है भारत को किस रूप में घोषित करना है, तो वो है क्या कि एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी है एक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारत की जो प्रस्तावना, जो कि भारत संविधान की भाग है, उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो लिखा गया है बात भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए, वो क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसकी बात कही गई है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है समाजवादी और ऑप्शन डी है न्याय। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे कौन? समाजवादी। ठीक है, क्यों नहीं, मतलब उस वक्त शामिल नहीं किया गया था, इसको शामिल कब किया गया? तो इसको शामिल किया गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1976 में। कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, कौन कौन शामिल किया गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तथा ठीक है अखंडता, शब्द है ना, अखंडता को, तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी, ये 3 वर्ड्स को क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, प्रस्तावना को अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक बात सुन लीजिए कि अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, सिर्फ एक बार। वो कौन है? जो मैंने बताया अभी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सो है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन है ए जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। हम जो सरकार जो हम लाए हैं सत्ता में, वो क्या है? वो हमारे प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जो विधायक और एमपी जो हम चुनते हैं, वो उनको हम चुन के अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए कहाँ भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं और पटना भेजते हैं, बिहार की पटना, और जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी जहाँ जहाँ असेंबली होगी, ठीक, वहाँ पे लोग भेजते हैं। ठीक है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है कि जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, यानी जो सरकार में है वो क्या है? वो हमारे प्रतिनिधित्व है, हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, हमने उनको अपने लिए अपने काम करने के लिए चुना है। ठीक है, तो उनकी प्रभुसत्ता है किनकी? जिनको हम चुन के भेजे हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो यानी गवर्नमेंट में है। तो क्या, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। क्या क्वेश्चन है? कह रहे कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। गणतंत्र मतलब जानते हैं ना आप, कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का, या फिर जिस एक क्षेत्र का कोई वंशानुगत राजा नहीं होता है, वहाँ का राजा जनता के द्वारा यानी गण के द्वारा चुना गया होता है। ठीक है, और गण के लिए काम करता है। ठीक है, तो उस तंत्र में जो शासक होगा उसको बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। वैसे जो शासन व्यवस्था होगा उसको बोलते हैं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो गाइस इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1951, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1930 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो कह रहा है कि अब तक आपको इसका आंसर बताना है गाइस। तो बताइए भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसमें कुछ डाउट्स हैं। ठीक है,
कह रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ठीक है, ये 26 नवंबर, इन कहने का मतलब जो हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पे आशय इसका ये है क्वेश्चन कहने का कि पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बने, यानी संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ। जब संविधान बन गया, संविधान हमारे लिए तो बना था ना। ठीक है, हमारे लिए तो बना था, यानी हमारे ऊपर शासन करने के संविधान को बनाया गया था कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी भविष्य में। ठीक है, तो हम खुद के लिए संप्रभु हो गए। ठीक है, खुद के कानून व्यवस्था के लिए हम संप्रभु हो गए। ठीक है, और लोकतांत्रिक गणतंत्र हम को फॉलो करना शुरू किया वहीं से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो क्या होता है, उसका आंसर होता 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो क्या चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि, किस तारीख से लागू हुआ था हमारे देश में। इसका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो सो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी 1950 से क्या होता, हमारा संविधान लागू होता है, और तब से हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1930 से हम इसको मनाना शुरू किए थे। लेकिन जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, तब हम इसको 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में, यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाना शुरू कर दिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान का उद्देश्य क्या, यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है संशोधन नहीं किया गया। तो गाइज आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसमें संशोधन किया गया है किस अमेंडमेंट द्वारा, तो 42वें अमेंडमेंट द्वारा किया गया। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है संविधान में। ठीक है, प्रस्तावना में। तो वो कौन है, प्रस्तावना मतलब एक ही बार किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, सिर्फ एक ही बार उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन है ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है संघीय। तो गाइज इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, संघीय। ठीक है, भारतीय संविधान में हम कहीं भी हम संघीय व्यवस्था नहीं देखते हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम भारत में नहीं है। यहाँ पे क्या है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों, ठीक है, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य तो है, समाजवादी भी है और पंथनिरपेक्ष भी है। ये दोनों जो वर्ड हैं कब जोड़े गए थे, तो 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में संविधान में उसकी जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। इसका ऑप्शन है ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। तो सो गाइस अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा है तो आप ऐसे ही इसका आंसर लगा देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। ठीक है, वयस्क मताधिकार का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जबकि न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का और भ्रातृत्व का, ये तीनों का जिक्र है, लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार नहीं लिखा गया है। तो क्या चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निर्माता थे, उनका जो मनोभाव, उनका जो क्या सोचने का तरीका था कि संविधान कैसा होगा आगे चल के, उनका आदर्श क्या था, उनके अपने मूल्य क्या थे, वे उन सब के जो मूल्य, उनके आदर्श, उनके मनोभाव कहाँ हमको दिखते हैं, संविधान के किस भाग में दिखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है उद्देशिका में, ऑप्शन सी है डी है मूल कर्तव्यों में। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उद्देशिका में। ठीक है ना,
जो संविधान के निर्माताओं को मनोभाव और आदर्श जो दिखते हैं हमको कहाँ दिखते हैं, उद्देशिका में। लगभग संविधान का जो सभी इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स पाते हैं वो सब संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में समाहित कर दी गई है टाइप से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। इसका ऑप्शन है ए परिसंघ कल्प, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी है राज्यों का संघ, ऑप्शन डी है परिसंघ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी भारत को क्या वर्णित किया गया है किस रूप में, तो राज्यों का संघ। ठीक है, और अनुच्छेद में अनुच्छेद एक ही है। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल, ठीक है, 1 क्या कहता है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा भारत। ठीक है, बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइज। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अभी मैंने इसको डिस्कस किया तो इसके आप जानते होंगे। इसका ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है परिसंघ प्रबल एकात्मक के आधार के साथ, ऑप्शन सी है महासंघ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो गाइज इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, राज्यों का संघ। यानी उसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन है ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन बी है सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन सी है सरकार का समाजवादी स्वरूप, ऑप्शन डी है सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप। तो गाइज जो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषता वो देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है, वो सरकार का संघीय रूप में देखी जाती है गाइज। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हेलो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। इसका ऑप्शन है ए साथ आकर संघ बनाना, ऑप्शन बी संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऑप्शन सी साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, यही संघवाद भारत की संविधान के अनुसार भारत में देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हेलो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो बताना आपके ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ पे हम 7 की जगह 8 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 8। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कितने हैं भारत में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 हैं। इसको आप याद रखिए, कितने हैं, 8 हैं। 8 अगर राज्य की बात करें तो भारत में राज्य कितने वर्तमान में 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो वो 8 हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हेलो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो इसका ऑप्शन से ए 28, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 29। इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 28। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन से ए 1973, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी है 1972। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 1973 में जो संसदीय अधिनियम पारित किया गया था उसमें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप ये सभी क्या हैं, ये अरब सागर में स्थित आइलैंड से कुछ हैं, द्वीप हैं। ठीक है, सागरी द्वीप हैं, इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप, ठीक है, 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको याद रखिएगा आप। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, ठीक है, ऑप्शन से है 7 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन बी 7 राज्य 17 राज्य और
9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। कब, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था तब, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन से ए मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी है चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, जो कि संविधान हमको भाग 3 के द्वारा हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। हर एक भारतीय नागरिक को और कुछ विदेशी नागरिक को भी कुछ शर्तों के अनुसार उनको प्रोवाइड करता है क्या, कि जो जीवन का अधिकार है वो क्या है, एक मूल अधिकार है, ना कि राजनीतिक अधिकार है। बाकी जो तीनों हैं, ठीक है, ये मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार के अधिशासी निकायों के पास अपने शिकायत करने का अधिकार, ठीक है, ये सब क्या है, राजनीतिक अधिकार है। बट जीवन का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और एक बात और सुन लीजिए, और ये अधिकार कहाँ दिया गया है, जो है जीवन का अधिकार कहाँ दिया गया है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद जो है 21, ठीक है, 21 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि जीवन जीने का अधिकार भी क्या है, एक मूल अधिकार है। गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। आप एक बात समझ लीजिए कि जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त भारतीयों के लिए कोई मौलिक कर्तव्य संविधान के द्वारा नहीं तय किया गया था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी ज़रूरतें महसूस हुई संविधान को, ठीक है, और उसके हिसाब से भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा तय किया गया। वो कब किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन से ए 1952 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1979 में और ऑप्शन डी है 1981 में। तो गाइस आप अगर आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। गाइस बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए आसान होगा। और ऐसे क्वेश्चन तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछा गया है। मैं जितना भी करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराता हूँ, जितना मैं करा हूँ आज तक, ठीक है। कोई इसमें मॉडल और कोई अपने द्वारा नहीं बनाया गया है क्वेश्चन, सब पूछा गया क्वेश्चन है इसको कराता हूँ और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी जो मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था वो 1976 में दोस्तों आप याद करिए कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कब, 1976 में। उसी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इसकी सिफारिश कौन किया था, स्वर्ण सिंह समिति नामक एक कमेटी बनाई गई थी, उसी ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत में, भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेकिन फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका कहाँ पे दिया गया है और इसकी चर्चा कहाँ दी गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 51 क में इसकी चर्चा दी गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसका ऑप्शन से ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें जो टाइम दिया गया है 26 नवंबर 1949, वही टाइम एक्जैक्ट है कब, संविधान को अपनाए जाने का, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
सो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर सी बी एन राव, ऑप्शन डी है श्री के एम मुंशी। तो गाइस इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा आंसर सर बी एन राव। बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा का। तो भाई चलते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक राज्य का, ऑप्शन बी है सर्वसत्तात्मक राज्य का, ऑप्शन सी है समाजवादी राज्य का, ऑप्शन डी है साम्यवादी राज्य का। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा बताइए, अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समाजवादी राज्य का। यानी जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है, यानी लोकतंत्र में जो केंद्रीकरण, जो सेंटर पे लोग बैठे हैं वो किसके लिए काम करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं। जो भी उनका बजट होगा, जो भी विकासात्मक कार्य होंगे, किसके लिए? वो समाज विकास परक होंगे। ठीक है, समाजी विकास हेतु काम करेंगे, यानी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ठीक है, समाजवादी राज्य की विशिष्ट महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो गाइज आप इतने एमसीक्यूज को लगाए, आप इसके थ्रू अपने प्रिपरेशन लेवल को जांच सकते हैं, आपका कितना लेवल है। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं और नए आप व्यूवर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, आप हमेशा इससे हर एक, ठीक है, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो तमाम परीक्षाओं के लिए जो जीएस का नॉलेज होता है यहाँ से आपको मिलते रहेगा। इसको आप हमेशा फॉलो करते रहिएगा तो आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा गाइस। तो गाइस चलते हैं, आप मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे अगले। तो गाइस तब तक के लिए आपको मिलते हैं, धन्यवाद।